हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल डीजे वेदा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कुछ आज हम लोग फिर पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में, कुछ आगे प्रॉपर्टी है उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों। देखिए तो दोस्तों, आज हम लोग क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि डिलिक्वेंस क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होता है, इफ्लोरोसेंस क्या होता है, मेलिएबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है और हार्डनेस। लास्ट में हम लोग जानेंगे व्हाट इज हार्डनेस। तो ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सम बेसिक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग का बेसिक चल रहा है केमिस्ट्री में, तो आगे जितना भी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये बेसिक जो भी प्रॉपर्टी है इसका बहुत यूज होता है। तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो भी कुछ भी मैं पढ़ाऊँ उसको आप लोग को समझने में आसानी होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है डिलिक्वेंस। इसके बारे में जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, डिलिक्वेंस का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें वो क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में आप लोग जानते होंगे कि वेपर के फॉर्म में क्या रहता है दोस्तों, H2O प्रेजेंट रहता है। तो कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो जो एटमॉस्फेयर में H2O अवेलेबल है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस फेनोमेना को, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डिलिक्वेंस बोलते हैं। डिलिक्वेंस का मतलब द कंपाउंड विच एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक वेपर इन इट, मतलब अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर ले। उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, डिलिक्वेंस कंपाउंड, मतलब कि एटमॉस्फेयर के नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो ये आप समझ गए होंगे कि डिलिक्वेंस क्या होता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, सोडियम एक हाइड्रोक्साइड है, ये डिलिक्वेंस को शो करता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी डिलिक्वेंस को शो करता है दोस्तों। उसके बाद होता है एनहाइड्रस MgCl2 और ClCl2, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा हुआ एक टाइप का जो नमी को एनहाइड्रस होना चाहिए। एनहाइड्रस क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी आप जान लीजिए कि एनहाइड्रस MgCl2 और एनहाइड्रस CaCl2 भी डिलिक्वेंस को शो करता है। तो ये हो गया डिलिक्वेंस के बारे में। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे हाइग्रोस्कोपिसिटी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाइग्रोस्कोपिसिटी या हाइग्रोस्कोपिक की नेचर भी बोला जाता है दोस्तों। तो इसके मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि वो जो नमी अभी मैं बताया था H2O को एब्जॉर्ब करके क्या बना देते हैं, हाइड्रेट्स बना देते हैं। ये इससे अलग कैसे हुआ, ये साधारण नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये नमी को एब्जॉर्ब करके हाइड्रेट बना लेता है। मतलब कि कोई हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस रहेगा वो नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा और हाइड्रेट बना देता है। तो ये वो क्या कहलाएगा, हाइग्रोस्कोपिसिटी कहलाएगा दोस्तों। अब डिलिक्वेंस में मैं एक एग्जांपल आप लोग को और बता देता हूँ। जैसे आप लोग सब सोचते होंगे कि जो नमक है NaCl, ये डिलिक्वेंस को शो करता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के दिन में क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है नमी को। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग इम्पोर्टेंट इसको मार्क करके लिख लीजिए, NaCl जो है डिलिक्वेंस को शो नहीं करता है। इसमें इम्प्योरिटी के फॉर्म में क्या रहता है दोस्तों, इम्प्योरिटी के फॉर्म में इसमें MgCl2 रहता है। क्या रहता है दोस्तों, MgCl2 रहता है, MgCl2। इसके कारण ये डिलिक्वेंस को शो करता है। ये याद रखिएगा, जो NaCl है, प्योर NaCl एटमॉस्फेयर में अगर छोड़ दिया जाए तो नमी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादातर नमक में MgCl2 एज ए इम्प्योरिटी अवेलेबल रहता है। इस कारण से डिलिक्वेंस को शो करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको आप याद कर लीजिएगा कि NaCl के कारण नहीं, MgCl2 के कारण। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिसिटी को मैंने बता दिया कि हाइग्रोस्कोपिक और हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होता है, जो नमी को एब्जॉर्ब करके क्या बना दे, हाइड्रेट बना दे। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्विकलाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद एनहाइड्रस CuSO4, कॉपर सल्फेट भी क्या करता है दोस्तों, हाइग्रोस्कोपिसिटी को शो करता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इफ्लोरोसेंस के बारे में जानेंगे दोस्तों, कि इफ्लोरोसेंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, इफ्लोरोसेंस का मतलब हिंदी में होता है उत्फुल्लन। उत्फुल्लन कहने का मतलब है कि अगर उसको आप एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो क्रिस्टलाइज फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे जैसे चीनी का जो चाशनी होता है दोस्तों, उसको चाशनी को बनाकर रख दीजिए, बहुत दिन तक रहने दीजिए, 1-2 महीना बाद, तो उसमें से देखिएगा कि जो H2O होगा वो बाहर हो जाएगा, वेपोराइज के फॉर्म में निकल जाएगा। एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे हीट करना जरूरत नहीं है, उसको एटमॉस्फेयर में ही छोड़ दीजिए तो धीरे धीरे क्या होता है, वो चीनी के फॉर्म में बदल जाता है।
इस तरह का जो प्रॉपर्टी शो करता है इसको बोलते हैं इफ्लोरेसेंस, मतलब उत्फुल्लन। मतलब उसके अंदर जो H2O मॉलिक्यूल था वो स्कैप कर गया, मतलब पलायन कर गया। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? इफ्लोरेसेंस, मतलब कि उत्फुल्लन। अब इसका कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे FeSO4 फेरस सल्फाइड, इसमें 7H2O है। ये क्या होगा? जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तो इसको स्कैप कर देगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पोटास एलम इसको बोलते हैं, जिसको घर में फिटकारी भी बोलते हैं। ये फिटकारी का फॉर्मूला है दोस्तों, इसको लिख लीजिए, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। फिर सोडियम, ये भी फ्लोरोसेंस को, ये भी आपका फ्लोरोसेंस को शो करता है। तो ये सारा एग्जांपल आप लिख सकते हैं। इसको आप समझ गए होंगे कि अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए तो ये नमी क्या होता है? स्कैप हो जाता है। जैसे मैंने चाशनी का एग्जाम्पल दे के बताया, वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाता है। मतलब चीनी का चाशनी फिर रवा के फॉर्म में, क्रिस्टलाइज के फॉर्म में ऐसे रवा के फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मेलिएबिलिटी क्या होता है। मेलिएबिलिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग सब लिख चुके होंगे। वीडियो पॉज कर करके जो मैंने एग्जांपल दिया उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग तक मैं कन्वे कर सकूँ। उसके बाद आप पढ़िए दोस्तों मेलिएबिलिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि कोई अगर मेटल जो है अगर इस फॉर्म में है, इस पर अगर हम लोग हैमरिंग करते हैं, मतलब हथौड़ा लगाते हैं, किसी तरह से कॉम्प्रेसिव फोर्स इस पर लगाते हैं, तो ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मतलब पतला ये सीट में बदल जाएगा, सीट में बदल जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या हम लोग बोलेंगे दोस्तों? इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे मेलिएबिलिटी। पहले देखिए इतना मोटा था, अब इतना पतला हो गया। मतलब वो इतना, जैसे पहले इतना मोटा था उसके बाद इतना पतला हो गया, तो उस पर हम लोग कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाएं तो वो जो सीट में ट्रांसफॉर्म होने का जो प्रोसेस है, जिस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है, उसको मेलिएबिलिटी बोलते हैं। तो इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से कि मेलिएबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मैं अभी बता चुका हूँ। अब देखिए कौन कौन शो करता है। ऑरम, ए ऑरम किसका? सोना, Ag चांदी, Al एल्युमिनियम, लेड, ETC। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गोल्ड है ये मोस्ट मेलेबल है। इसको आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए, कहीं भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मेलेबल एलिमेंट, देन यू शुड गो विथ गोल्ड। गोल्ड पे आपको टिक करना है। तो ये हो गया मेलेबिलिटी के बारे में। अब दोस्तों इसी के रिलेटेड में एक और प्रॉपर्टी, उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। तो अब हम लोग जानेंगे दोस्तों कि व्हाट इज डक्टिलिटी। इट इज सिमिलर टू मेलेबिलिटी बट नॉट द सेम। वो सेम नहीं है, उससे अलग है। देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने अभी कंप्रेसिव फोर्स लगाया था, लेकिन अब क्या करेंगे, मान लिया कोई ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग को वायर में चेंज करना है, तार में चेंज करना है, तो उस पर हम लोग क्या बोलेंगे? टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, टेंशन लगाएंगे। यानी इसमें क्या लगाए थे इससे पहले वाला में? कंप्रेशन। इसमें जब टेंसाइल फोर्स लगा के इसको वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे, वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इस प्रॉपर्टी के कारण ही ये जो मेटल है वो इसमें चेंज हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। यानी कि मेलिएबिलिटी में कॉम्प्रेसिव फोर्स और डक्टिलिटी में टेंसाइल फोर्स। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में अंतर ये हो गया, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए कौन कौन है। कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, फेरस है। और इसमें भी स्टार मार्क करके आप लोग लिख लीजिए दोस्तों कि सबसे जो डक्टाइल मेटल कौन है? प्लेटिनम है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो प्लेटिनम सबसे डक्टाइल मेटल होता है और गोल्ड जो है सबसे मेलेबल मेटल होता है। इसके बाद हम लोग हम लोग का आज का टॉपिक है दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? हार्डनेस के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डनेस होता क्या? सबसे पहले हार्डनेस को हम लोग महो स्केल में मेजर करते हैं। महो स्केल, महो एक स्केल है, इसको लिख लीजिए महो, MHO'(S), महो स्केल में मार्किंग होता है 1 to 10, 1 to 10 तक हार्डनेस को हम लोग, ये एक रिलेटिव टर्म है। जैसे इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे किचन में आप आटा गूंथ के रख दीजिए, उस पर आप नेल से स्क्रैच कीजिए तो आसानी से स्क्रैच हो जाएगा। वही किचन में आपके किचन स्लैब में जो ग्रेनाइट लगा होगा उसको आप नाखून से स्क्रैच कीजिए, आपका नाखून स्क्रैच हो जाएगा लेकिन वो ग्रेनाइट स्क्रैच नहीं होगा। यानी कि आटा जो है वो हार्ड नहीं है, ग्रेनाइट जो है वो क्या है? हार्ड है। तो यही एक हार्डनेस जो है एक रिलेटिव टर्म है। कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कुछ कम होता है। जैसे सोडियम जो मेटल है इतना सॉफ्ट होता है, इसको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। जितना भी एल्कली मेटल होता है, मैं आगे बताऊंगा कि एल्कली मेटल क्या क्या होता है, अभी तो बेसिक है। जितना भी एल्कली मेटल होता है बहुत सॉफ्ट होता है, उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो ये हो गया हार्डनेस के रिलेटिव टर्म। इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं? आटा हुआ, गूथा हुआ आटा और ग्रेनाइट का वाला एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। अब महो स्केल में 1 से 10 होता है। तो अब देखिए दोस्तों 1 किसका होता है? 1 होता है टैल्क का, जो टैल्कम पाउडर आप लोग लगाते हैं, टैल्क का वैल्यू 1 होता है। और 10 किसका होता है दोस्तों? डायमंड का। यानी डायमंड जो है वो सबसे हार्ड मटेरियल है हमारे
हमारे जो आसपास में जितना भी मटेरियल पाया जाता है उसमें डायमंड जो है महोबा स्केल के अनुसार सबसे हार्ड है। डायमंड जो है सबसे हार्ड है, इसका वैल्यू कितना है महोबा स्केल में 10 है। और टैल्क का 1 होता है। इसी में एक और याद कर लीजिएगा, जो जिप्सम होता है, जिप्सम का कितना होता है दोस्तों, जिप्सम का 2 होता है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। महोबा स्केल में 2 होता है। बेसिकली यही याद रखिएगा, महोबा स्केल में 1 to 10 मार्किंग करते हैं, जिसमें टैल्क का 1 होता है, डायमंड का 10 होता है। हमारे नॉन मटेरियल में सबसे हार्ड मटेरियल कौन है दोस्तों, डायमंड। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया, एग्जाम्पल भी दिया, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प होना चाहिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे तक भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। मैं पूरा केमिस्ट्री इसमें 11th 12th का कंप्लीट करने वाला हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।